हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं द इनविजिबल हॉलोकास्ट एंड द जर्नी एज एन एक्सोडस, द पॉइजन विलेज एंड द स्ट्रेंजर सिटी, रिटन बाय आशीष नैंडी। ये इंडियन पार्टीशन लिटरेचर का फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है। दिस इज़ एन एसे जो पब्लिश हुआ था 1999 में एक स्कॉलरली जर्नल अंडर द टाइटल मेंशन्ड अबव। दिस टाइटल के अंडर ये पब्लिश हुआ था 1999 में एक स्कॉलरली जर्नल में। और ये एसे बेसिकली ट्रॉमेटिक अपहेवल जो हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया की वजह से, एक ट्रॉमा जो हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, अपरूटिंग हुई थी, डिसलोकेशन हुआ था, लोगों का एग्जाइल हुआ था, ये सब जो इनविजिबल होलोकास्ट है उस सब के बारे को इसको एग्जामिन करता है। वो आर्ग्यू करते हैं दैट दो द स्केल एंड ब्रुटैलिटी राइवल well known genocides, the suffering and displacement of millions remain largely बेसिकली ये उस बारे में बता रहे हैं ये कितना अनरिकग्नाइज्ड रहा है। नंबर ऑफ सफरिंग, जेनोसाइड्स, डिस्प्लेसमेंट, वो ऑफिशियल हिस्ट्री में कभी एक्नॉलेज हुआ ही नहीं है। तो ये एस्से का जनरली एम यही है, एग्जामिन करना जो वायलेंस हुआ है, जो एग्जाइल अपरूटिंग हुई है, जो इनविजिबल होलोकास्ट हुआ है, ये ही इसका मेन कीवर्ड है जो हमारे टाइटल में भी आता है। एंड अब मैं बताती हूँ आपको अबाउट द ऑथर आशीष नैंडी। आशीष Nandi is a scholar and social psychologist whose work often focuses on colonialism में लिखा है, पोस्ट colonial society, identity, trauma, violence and memory। तो ये एक स्कॉलर है, ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट भी है, कोलोनियलिज्म पे भी लिखा है, पोस्ट कोलोनियल सोसाइटी पे भी लिखा, आइडेंटिटी, ट्रॉमा, वायलेंस, मेमोरी, स्पेशली साउथ एशिया के बारे में लिखा है। इस एस्से में वो यूजेस हिज बैकग्राउंड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और कल्चरल क्रिटिक तीनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और केवल पार्टीशन के बारे में नहीं, ये तीनों जो हमारे सोशल इम्पैक्ट क्या रहा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहा, कल्चरली क्या क्रिटिक रहा मुस्लिम से और हिंदूज़ का, सब लिखा है। इसके अलावा इन्होंने ये तक बताया है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और इम्पैक्ट आज भी है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ पर, वो सब इन्होंने डिस्कस किया है। उनका जो पर्सपेक्टिव है वो स्ट्रिक्टली हिस्टोरिकल नहीं है, वो फैक्ट्स और फिगर्स के बियॉन्ड भी गया है। मेमोरी, ट्रॉमा, आइडेंटिटी, एक्साइल्ड कॉन्शियसनेस सब इन्होंने एक्सप्लोर किया है। His The essay is part of a larger edited collection academic publication. There isn't a chapter-wise autobiography timeline. 1999 में इन्होंने पब्लिश कर लिया था अपने आप को एक क्रिटिकल वॉइस में ऑन इश्यूज ऑफ वायलेंस एंड आइडेंटिटी। तो 1999 में ये अपने आप को वेल एस्टैब्लिश कर चुके हैं। इससे में कोई ऐसे चैप्टर वाइज टाइमलाइन नहीं है। बेसिकली 1999 में इन्होंने एक पूरा कंपाइलेशन लिखा है। की कॉन्सेप्ट और मेजर थीम्स इसमें ये हैं। अगर इंग्लिश ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो इनविजिबल हॉलोकास्ट जो जैसे मैंने आपको बताया, ये एक सेंट्रल मेटाफर है। नैंडी यूज़ कर रहा है ये टर्म डिस्क्राइब करने के लिए जो मैसिव स्केल ऑफ वायलेंस, अपरूटिंग और एक्साइल हुई है पार्टीशन के दौरान। ठीक है, ही इज द स्केल एंड हॉरर बेटर नोन फॉर जेनोसाइड्स, it still remains unrecognized or invisible in official histories and public consciousness। जो पब्लिक कॉन्शियसनेस और हिस्ट्री में आज भी ये इनविजिबल रहा है, जो ऑफिशियल डाटा है उसमें ये सब मिसिंग है। सबको पता है 1 लाख लोग मरे थे, इतने डिस्प्लेस हुए थे, बट जो रियलिटी में उनका सोशल ट्रॉमा है वो सब जो मिसिंग है हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड से, वो सब इन्होंने नोट किया है हमारे आशीष नैंडी ने, ऑथर ने। जर्नी एज एन एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब है एग्जाइल एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जाइल एंड, इसको ब्रेक करो वर्ड को, फर्स्ट मीनिंग इज एग्जाइल एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। द जर्नी फ्रॉम विलेज टू सिटी, होमलैंड टू स्ट्रेंजर सिटी। ठीक है, विलेज से सिटी में, होमलैंड से स्ट्रेंजर सिटी, millions undertook during the partition, but this is not a physical journey. It is a psychological, cultural and existential journey. केवल एक फिजिकल जर्नी नहीं रही है, ये एक साइकोलॉजिकल, कल्चरल और एक एग्जिस्टेंशियल जर्नी रही है। नैंडी सजेस्ट करते हैं ये जर्नी फोर्स थी, ट्रॉमेटिक थी, इनडेफिनेट थी,
often in a lifetime of homelessness. केवल एक फिजिकल जर्नी नहीं थी कि भाई तुम विलेज से सिटी आ गए या होमलैंड से स्ट्रेंजर सिटी आ गए, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी थी। कहीं पे भी तुम अपने कॉलेज में भी अगर होम टाउन को छोड़ के आए होंगे, यू वुड हैव फेल्ट ट्रिमेंडस चेंजेस इन योर सेल्फ एज अ पर्सन, मे बी गुड मे बी बैड, दैट डिपेंड्स। तो एक साइकोलॉजिकल जर्नी भी होती है, कल्चरल जर्नी होती है। तुम जिस कल्चर से आ रहे हो, दिल्ली जैसे अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ कितने कल्चर्स का मिक्सचर है, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू अडैप्ट समटाइम्स। एग्जिस्टेंशियल जर्नी है, कभी कभी यू फील वेरी लेफ्ट आउट कि यहाँ तो तुम उस ग्रुप में ही बिलोंग नहीं कर पा रहे हो। तो सोचो जो लोगों को परमानेंटली अपने गांव छोड़ के एक स्ट्रेंजर सिटी में आना पड़ा, उनके लिए ये जर्नी कितनी टफ रही होगी। ये जो जर्नी थी बहुत ही फोर्स्ड थी, कोई अपने मन से नहीं आना चाहता था, बहुत ही ट्रॉमेटिक थी, बहुत लोग दुखी हुए, और एक इनडेफिनेट जर्नी थी, लाइफ लॉन्ग उन्हें अब उस जगह में बसना था। ऐसा नहीं था कि 3 साल के लिए तुम्हारे साथ कॉलेज है और वापस होमलैंड जा रहे हैं। एक इनडेफिनेट जर्नी थी जिसका एक लाइफ टाइम ऑफ होमलेसनेस जो है, अपनी प्लेस से जो अटैचमेंट होता है, वो इनको छोड़ना पड़ा। और एक लाइफ टाइम ऑफ होमलेसनेस वाला जो की वर्ड है, इसको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये तुम्हारे दिमाग में रहे। पॉइजन विलेज वर्सेस स्ट्रेंजर सिटी। यहाँ विलेज रिप्रेजेंट करता है प्री पार्टीशन रूटेड होम, द साइट ऑफ ट्रामा व्हेन वायलेंस ब्रेक्स आउट इट बिकम्स पॉइजनड। जो साइट ऑफ ट्रॉमा है, जो विलेज है यहाँ, वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्री पार्टीशन रूटेड होम को। ठीक है, तो पॉइजन विलेज वर्सेस स्ट्रेंजर सिटी मतलब ये है, जो प्री पार्टीशन होम था जहाँ वॉयलेंस हुआ था, वो पॉइजन बन गया। तो बोलोगे अपने कोई विलेज को कैसे कोई पॉइजन बोल सकता है, इसका कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना है। ये प्री पार्टीशन रूटेड होम की बात है, जो एक साइट ऑफ ट्रॉमा सफरिंग बनी है उनके लिए जहाँ वॉयलेंस हुआ। और स्ट्रेंजर सिटी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है रेफ्यूजी, डिसलोकेशन, एलिनेशन। बेसिकली वहाँ वो रिफ्यूज लेने के लिए जा रहे हैं, डिसलोकेट हो रहे हैं, एलिनेट हो रहे हैं एक जगह से। ठीक है, तो यहाँ कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है इनकी, तो ये इनका बना स्ट्रेंजर सिटी। साइलेंस, मेमोरी एंड ट्रॉमा। Now, many survivor stories were never told or were deliberately silenced. बहुत साइलेंस, मेमोरी एंड ट्रॉमा यहाँ मतलब है बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स थे जिनकी कहानियाँ बताई ही नहीं गई हिस्ट्री में, या डेलिबरेटली शांत कर दी गई ड्यू टू फियर, शेम, गिल्ट, इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट अनस्पीकेबल ट्रुथ्स एंड हॉरर्स। बेसिकली इतने लोग थे, अगर हमने फर्स्ट यूनिट, तुमने मुझसे पढ़ी हो बुटालिया की, तो उसमें भी यही सेम थीम है, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू लिया है बुटालिया ने इतने लोगों का जिनको फियर की वजह से या वो ट्रॉमा वापस ट्रिगर ना हो इस वजह से साइलेंस कर दिया गया। तो ये नैंडी भी यहाँ ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कलेक्टिव साइलेंस शेप करता है हमारा पोस्ट पार्टीशन आइडेंटिटी को और मेमोरी को। ये क्रिटिक है ऑफ मॉडर्निटी, रैशनैलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ वायलेंस। नैंडी कॉन्ट्रास्ट करते हैं टेक्नाइज्ड डिस्पैशनेट वायलेंस ऑफ मॉडर्न एरा। मतलब वो बोलते हैं कि कैसे ये जो जेनोसाइड है, मास अपरूटिंग है, ये क्लासिकल एपिक नरेटिव से कैसे वो कॉन्ट्ररी है, कि जो मॉडर्न एट्रोसिटीज़ ये हमले वगैरह हैं, अनइमेजिनेबली वायलेंट है, इनमें कोई मॉरल ग्रैंडियर नहीं है ट्रेडिशनल एपिक का बेसिकली। एंड यहाँ इसको वर्ड्स पे मत जाओ, मैंने वर्ड्स जानबूझ के हैवी लिखे हैं बिकॉज यू शुड राइट इट, बट तुम सिंपल भाषा में, एपिक्स में जब लड़ाइयाँ हुई हैं, एपिक्स में जब जेनोसाइड्स हुए हैं, मास किलिंग्स, अपरूटिंग हुई हैं, तो वो किसी ग्रैंडियर यानी किसी अच्छे मॉरल उसके लिए होता था कि सत्य के लिए लड़ाई हो रही है, गुड ओवर इविल के लिए हो रही है, या महाभारत में कोई अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छा किंगडम के लिए लड़ाई हो रही है। यहाँ वो मॉरल इमोशनल ग्रैंडियर है ही नहीं, यहाँ केवल अनइमेजिनेबली वायलेंट बैटल्स हो रही है। और दैट मे बी अ पार्ट ऑफ वाई दे आर डिनाइड ऑफ फॉरगॉटन इन पब्लिक मेमोरी। इसी, अब हम आज पढ़ रहे हैं कि महाभारत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, हम ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं पार्टीशन इतना अच्छे से, क्योंकि हम इसे भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई मॉरल चीज़ है ही नहीं, कुछ सीखने वाली चीज़ है ही नहीं। दैट्स वाई दिस इज जस्ट फॉरगॉटन इन आवर पब्लिक मेमोरी। ओनली जिन्होंने सफ़र किया उन्हें ही याद है, हम डेली पीपल जो बॉर्डर स्टेट्स नहीं थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से। अनदर थीम इज कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल मेमोरी।
आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। ये इससे एक्सप्लोर करता है कि कैसे सारी कम्युनिटीज़ अप्रूव्ड हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं और रिकन्स्ट्रक्ट करती हैं आइडेंटिटी, मेमोरी एंड बिलोंगिंग often differently from official national narratives. 90s aim is less historical reconstruction than understanding the psychological landscape of post-violence South Asia. बेसिकली यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी बिखर जाती हैं, उनकी आइडेंटिटी उनको रिकन्स्ट्रक्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो पूरी बिखर जाती है, मेमोरी और बिलोंगिंग सब उनका बिखर जाता है। ऑफन ये ऑफिशियल जो नेशनल नैरेटिव्स होते हैं इससे पूरा गायब है ये, कि कैसे पूरी कम्युनिटीज़ गायब हो गई, बिखर गई, उनका कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं बची। तो नैंडी हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन से ज़्यादा हमें साइकोलॉजिकल लैंडस्केप देना चाह रहे हैं कि ठीक है, मानते हैं हिस्ट्री में ये हुआ, वो सब पढ़ चुके हैं, बट साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा, 90 हमें उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। नाउ व्हाट इज द समरी? आई विल टेल यू फुल समरी ऑफ इट। ठीक है, आई विल ब्रेक डाउन इट इनटू मूवमेंट्स रादर देन चैप्टर्स बिकॉज it is easier, and to understand them in the form of traditionally broken down movements. Now सबसे पहला modernity and loss of epic narratives. आंसर में कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं आपसे। पब्लिकली फाउंड डेटा में भी उसमें चैप्टर्स से अच्छा मूवमेंट्स के फॉर्म में आई फाउंड इट, सो आई टेल यू। सबसे पहला यही है कि लॉस ऑफ एपिक नरेटिव्स। नैंडी बिगिन करता है हाउ आर टाइम्स आर नॉट एपिक टाइम्स। एपिक टाइम्स मतलब ट्रेडिशनल एपिक्स विद morally charged battles. They required proximity, individuals or communities close enough to feel passion, loyalty, betrayal, sacrifice. जो पहले की एपिक ट्रेडिशनल बैटल्स हुई हैं वो मॉरली चार्ज थी, मतलब उनमें एक था कि एज आई टोल्ड यू कि उनमें था कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी लॉयल्टी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनमें एक पैशन था, उनमें कोई बिट्रेयल की भावना नहीं थी, एक सैक्रिफाइस, एक वैलर था। आज के मॉडर्न मास वायलेंस में इंक्लूडिंग द जेनोसाइड ऑफ मॉडर्निटी, वो इट इज़ ऑफन टेक्नाइज्ड मतलब हुआ वो स्टेट के द्वारा हो रही है या एक ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी के द्वारा हो रही है। जो विक्टिम्स हैं, जो ट्रेटर्स हैं, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। हम कितने लोगों को जानते हैं, जब हम एक वॉर लड़ने जाते हैं, पहले की वॉर्स होती थी एक जान पहचान होती थी, एक मॉरली चार्ज जो बोलते हैं एक सबकॉन्शियस होता था इंसान का। आज एक टेक्नाइज्ड जो ये वॉर्स हो रही हैं, ये तो नेशंस और स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब नेशन ही है, जिस नेशंस हैं वो एक ऑर्गेनाइज मशीनरी की तरह करा रहे हैं। हम किसी को एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक डिटैचमेंट है, और जो सिस्टम का नेचर है वो डिफ़िकल्ट बना देता है ऐसे इवेंट्स को फ्रेम करना एज एपिक। द सिस्टमिक नेचर मेक्स इट डिफिकल्ट टू फ्रेम सच इवेंट्स एज एपिक। तो बेसिकली he tells us the contrast between modernity and the loss of epic narratives. Because of that, though the scale and horror may match or exceed older epics, modern mass displacement lacks the moral psychological narratives that make such events graspable, adding to their invisibility. इस वजह से जो स्केल और हॉरर रहा है वो इट मे मैच और एक्सीड द ओल्डर एपिक्स। ठीक है, भले नंबर्स में आज भी एपिक्स का इतना ही हो रहा है, ठीक है, मॉडर्न मास डिस्प्लेसमेंट में लेकिन मॉरल और साइकोलॉजिकल नैरेटिव्स हैं ही नहीं जो इस इवेंट्स को ग्रास्पेबल बना देते हैं, एडिंग टू देयर इनविजिबिलिटी। बेसिकली यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कैसे नंबर्स अभी भी सेम है, स्केल और हॉरर सेम है एपिक बैटल्स और मॉडर्न मास डिस्प्लेसमेंट का, बट क्योंकि आज इसमें कोई मॉरल और साइकोलॉजिकल नरेटिव नहीं बचा है, केवल हिस्टोरिकल फैक्ट्स बचे हैं, इसलिए ये इन इवेंट्स को और लाइकली बना देते हैं इनको इनविजिबल करने के लिए, राइट। Partition of India 1946 to 48 as invisible holocaust. Nandi uses the upheavals around the end of British colonial rule, the partition, communal rights, mass killings, mass migrations as central example of such invisible holocaust. Basically,
पार्टीशन का जो ये एरा था 1946-48 का, जिस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड हो रहा था, जो पार्टीशन और कम्युनल राइट्स, मास किलिंग्स थे, वो एक सेंट्रल एग्जाम्पल है इस इनविजिबल होलोकास्ट के। लाखों लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। ट्रेन, पेशावर एक्सप्रेस अगर तुम पढ़ोगे, उसमें ट्रेन भर के आ रही है, कम्युनलिज्म का सिंबल है वो ट्रेन। बट हमारे लिए ये क्या है? इनविजिबल होलोकास्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। एस्टिमेट्स की अगर हम माने तो 16 मिलियन पीपल अप्रूव हुए थे 1948 में। कैन यू इमेजिन? 16 मिलियन लोग। दैट इज क्वाइट अ ह्यूज नंबर। 16 मिलियन लोग केवल डेटा के अकॉर्डिंग है ये। ऑफिशियल फिगर्स आर much less than the original ones. Many more were violently displaced in subsequent years. Nandi argues that this massive upheaval constitutes a journey as exodus, exile and displacement. ठीक है, एक्साइल एंड डिस्प्लेसमेंट की यहाँ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं गए हैं। फोर्स्ड एक्साइल है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है, अपरूटिंग है, अब्रप्ट रप्चर फ्रॉम होम एंड कम्युनिटी। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। एक अब्रप्टली अपना घर, अपनी कम्युनिटी छोड़ना, अपनी मर्जी से नहीं, बट एक फोर्स्ड माइग्रेशन, एक फोर्स्ड एक्साइल, ये सब एक जर्नी एज एक्सोडस है। We are justifying the title also, if you are noticing very clearly. Psychological and cultural aftermath exile as lifetime homelessness. ये जर्नी केवल फिजिकल रीलोकेशन नहीं है, बहुत लोगों के लिए ये लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल स्टेट है, लॉस ऑफ होमलैंड है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, मेमोरी ट्रॉमा, एलिनेशन इन द स्ट्रेंजर सिटी है। बहुत लोग सोच रहे हैं अरे चलो कोई बात नहीं, जगह बदली, अब तुम सही तो हो, बट if we understand the lifelong psychological trauma it carries, the loss of homeland, the identity crisis, एक जगह जाके तुम्हें इतना लेफ्ट आउट फील हो रहा है, तुम्हारी मेमोरी में हमेशा वो पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर कर रहा है कि कैसे मेरे लोगों को मेरे सामने मारा है, तुम्हें जो एलिनेशन फील हो रहा है एक स्ट्रेंजर सिटी में, ये एक लाइफ टाइम होमलेसनेस का सिंबल है। Memory of violence are often suppressed, reconfigured और disowned. जो वायलेंस की जो मेमोरीज हैं वो ऑफन भुला दी जाती हैं या सप्रेस की जाती हैं या डिसोन, मतलब तुम सोचते हो अब मेरा इनसे क्या लेना देना, पुरानी बातें डिसओन कर दी जाती है। सम सर्वाइवर्स दे कांट इवन, कुछ लोग बोल तक नहीं पाते अपनी सफरिंग के बारे में, कुछ लोगों की मेमोरी में बहुत फ्रैगमेंटेड होती हैं ये, और सम इवन रीशेप देयर मेमोरीज टू कोप अप। कुछ लोग इतनी कोशिश करते हैं कि उन्हें भुला दें, कोप अप करने के लिए लाइफ में इन मेमोरीज को रीशेप कर दें। ये सब जो रिज़ल्ट है पोस्ट पार्टीशन साउथ एशिया आज भी एक कलेक्टिव ट्रॉमा में रह रहा है, जो बहुत ही कम एक्नॉलेज किया जाता है और पब्लिक डिस्कोर्स में एक इनविजिबल होलोकास्ट बन के रह गया है। वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स एंड वेरी ब्यूटीफुल एसे। विलेज वर्सेस सिटी, द पॉइजन्ड विलेज एंड द स्ट्रेंजर सिटी। जो यहाँ विलेज है वो सिंबलाइज करता है जो रूटेड फेमिलियर एंसेस्ट्रल होम जिसे बोलते हैं, जो पॉइजन हो गया है। बोलते हैं ना अपने घर में अगर एक किसी का खून हो गया हो, कोई मर्डर हो गया हो किसी के घर में, तो वो पॉइजन होम बन जाता है। सोचो इनके तो विलेज में, इनके एंसेस्ट्रल होम में जहाँ ये रूटेड है रहे हैं, बचपन से रहे हैं, वहाँ उसको पॉइजन्ड बोल रहे हैं ये, क्योंकि वो वायलेंस, बिट्रेयल, कम्युनल हेट्रेड की वजह से जहर घोल दिया गया है इनकी फीलिंग्स में, इनके कम्युनल माइंडसेट में। द वायलेंस रप्चर्स सेंचुरीज ओल्ड सोशल फैब्रिक। जो सदियों से हिंदू मुस्लिम से साथ रहते आ रहे थे, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता था, उसमें पॉइजन घोल दिया गया। जो स्ट्रेंजर सिटी है यहाँ वो एक रिफ्यूजी को तो सिम्बलाइज कर ही रहा है, बट साथ ही साथ वो एलिनेशन, वो मिसिंग को, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी जिसे हम परहैप्स बोल सकते हैं, जहाँ कोई रियल बिलोंगिंग, आइडेंटिटी और होम नहीं है, उन अपरूटेड लोगों के लिए, उन बिछड़े हुए लोगों के लिए ये सिटी एक स्ट्रेंजर सिटी है, जहाँ वो इवन इफ यहाँ अगर वो अपने बच्चों को पाल लें, डेकेड्स तक रहे, सेंचुरीज तक रहे, तब भी दे विल फील एलिनेटेड इन दिस प्लेस। Thus, exile, it is not just temporary for many कि चलो
पहले करी थी. इट इज़ अ परमानेंट सेंस ऑफ होमलेसनेस इन साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड एग्जिस्टेंशियल सेंस. Now, fifth one, as we move on, critic of official histories, memory, politics, and collective amnesia. नानी क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ टेंडेंसी ऑफ स्टेट और सोसाइटी को है, वो इस ऐसे ट्रोमेटिक इवेंट्स को कैसे प्योर बना सकती है, कैसे बोल सकती है ये जो होना था देश के अच्छे के लिए होना था और भूल जाओ अब तो जो हो चुका है. हाउ कैन स्टेट easily forget such events or provide sanctity to them because there is no clean epic narrative. Perpetrators, say, I always get confused with this word. Perpetrators and victims, I'm so sorry if I'm pronouncing it wrong, they are often intermingled. मतलब जिन लोगों ने किए हैं वो और जिन लोगों ने सफ़र किए हैं ऐसे राइट्स जो हैं वो इंटरमिंगल्ड हैं. एज एन वॉयलेंस जो है वो सिस्टमिक है, थिएट्रिकल नहीं है कि इसमें एक विलन है और एक वो हमारा हीरो है. ऑफिशियल हिस्ट्री में बहुत इजी है इन्हें इग्नोर करना और रीराइट करना इन इवेंट्स को कि ऐसे ऐसे हुआ था. पाकिस्तान बोलेगा हिंदू खराब, हिंदुस्तान बोलेगा कि वहाँ के मुस्लिम और सिख खराब, ये खराब. बट अगर हम देखें तो मुस्लिम्स ने भी उतना ही सफ़र किया है, हिंदूज ने भी उतना ही सफ़र किया है. जिन लोगों ने वायलेंस किया, इनफैक्ट जो लोग अबडक्ट करके ले जा रहे थे विमेन, उन खुद की विमेन अबडक्ट हुई हैं, तो विक्टिम भी है वो लोग, परपेट्रेटर्स भी वही लोग हैं. ठीक है, तो ऑफन इंटरमिंगल्ड है, सिस्टमिक वायलेंस है ये, थिएट्रिकल नहीं है कि एज एन की एक विलन एक हीरो एंड एक हीरोइन, ऐसा नहीं है. तो इस वजह से ऑफिशियल हिस्ट्री भूल जाती है कि भाई अब हम किसी को ग्लोरीफाई तो नहीं कर सकते हैं कि कोई हीरो बना ले. सभी दोषी हैं, सभी सफरर्स हैं, तो इस वजह से इनके लिए और आसान है ये भुलाना. मेमोरी एक प्राइवेट ओरल फ्रैगमेंटेड चीज़ है जो सर्वाइव करती है एक्चुअली एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी के कॉन्शियसनेस में. मैंने जैसे बोला, हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्योंकि हम लोगों ने वो सफ़र नहीं किया. बट वो कम्युनिटी, वो इंडिविजुअल की मेमोरी जिन्होंने सफ़र किया है, उनके सबकॉन्शियस में आज भी वो चीज़ें हैं जो बहुत ही कम ट्रांसलेट होती हैं पब्लिक डिस्कोर्स में या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में. इस वजह से एक ह्यूज ह्यूमन ट्रेजेडी इनविजिबल रहती है. इतनी बड़ी पार्टीशन, 16 मिलियन लोग ऑफिशियली गायब हो चुके हैं और इसके बारे में रेयरली बात हो रही है. वहीं हमारे जो एपिक्स हैं, कुरुक्षेत्र में इतने लोग मरे थे, हम उनको घरों में रखा है, पूज रहे हैं. इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे इनविजिबल हो सकती है ना, एंटी बोलते हैं. ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या रहे हैं ट्रॉमा, आइडेंटिटी और फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया के. The impact of such mass trauma, uprooting and exile doesn't end with a generation. जो साइकोलॉजिकल कल्चरल इफेक्ट्स रहे हैं, एलिनेशन रहा है, लॉस रहा है, ये एक जनरेशन के साथ एंड नहीं हो रहा है, ये पास ऑन हो रहे हैं. ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कम्युनिटी के हाउ दे थिंक ऑफ देमसेल्फ. वो जो मुस्लिम, हिंदू और सिख के जो सीड्स बोए गए थे पार्टीशन के दौरान, आज भी हमारे माइंडसेट में है ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये सिख, तो वो पास ऑन हो रहे हैं. वही कल्चरल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, वही एलिनेशन, वही लॉस, वही फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कैसे लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बिलोंगिंग के बारे में सोच रहे हैं. नैंडी इनवाइट करते हैं रीडर्स को सोचने के लिए उन नेशनल नरेटिव्स को ऑफ फ्रीडम, ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ पार्टीशन, ना केवल एक पॉलिटिकल इवेंट्स की तरह बट एज डीप सोशल एंड साइकोलॉजिकल रप्चर्स जो आज भी हमारी लाइफ को शेप कर रहे हैं. ठीक है, वो वुंड्स. आई थिंक क्रिटिकल एनालिसिस बचा है, तो आई थिंक ये मैं पार्ट 2 में आपके लिए करती हूँ. एंड अभी के लिए इतना ही ग्रास्प करिए, इसको एक बार रीड करिए एंड इसको मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस को पार्ट 2 में 10-15 मिनट्स की वीडियो में और शो करूँ. तब तक के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट. फॉर एनी डाउट्स ड्रॉप योर कमेंट्स. बाय बाय.